Dear students, you are welcomed in your biology class, and today we are going to start chapter 9 of NCERT, Biomolecules. Now, what are biomolecules? See, various living organisms are present on the earth's surface, or we can say that there is a wide diversity of living organisms in our biosphere. Now, the question is that these living organisms are made of chemicals, but whether these chemicals are same or not. Chemicals means elements and compounds. Now in the chemistry we studied that how we can determine or how we can analyze the elemental composition. अगर हम एलिमेंटल कंपोजिशन करते हैं इन द बायोलॉजी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट और एनिमल टिश्यू और माइक्रोबियल पेस्ट, so we will be able to find a number of elements, a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen and many of the other substances or elements may be present in the living tissue. यानी जैसा कि हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है यानी सेल्स और टिश्यूज़ हैं उनकी बॉडी भी जो है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और भी ज़्यादा जो हैं उनमें डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं. अगर हम ये एनालिसिस करते हैं कोई नॉन लिविंग मैटर का, दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट द लिविंग सब्सटेंसेज लाइक प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू. इफ द सेम एनालिसिस इज कैरिड आउट फॉर नॉन लिविंग मैटर, अर्थ क्रस्ट पर से हम कोई भी सब्सटेंस है उसकी अगर हम एनालिसिस करते हैं देन ऑल्सो वी फाइंड द सिमिलर लिस्ट कि वो भी इसी तरह के एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बने हुए हैं. नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन ऑफ दीज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. कि क्या फ़र्क है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों में ही प्रेजेंट हैं, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग मैटर एंड नॉन लिविंग मैटर. तो अब इसका जो आंसर है अगर हम कहीं एब्सोल्यूट टर्म में, तो कोई भी इस तरह का डिफरेंस हमें नहीं पता चलता क्योंकि जितने भी जो लिविंग सब्सटेंसेस हैं, लिविंग टिश्यूज़ हैं और इस जो अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट हैं, दे ऑल आर मेड ऑफ एलिमेंट्स. लेकिन अगर हम क्लोजली उनको ऑब्जर्व करते हैं, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करते हैं, देन वी सी दैट कार्बन और हाइड्रोजन की जो अबेंडेंस है, जो मात्रा है, दैट इज़ हायर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स as compared to the non-living substances present on the earth crust. यानी कि बने हुए सभी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन का अमाउंट है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मोर है एज कंपेयर टू नॉन लिविंग थिंग्स. नाउ हाउ टू एनालाइज, हम हाउ वी विल बी एबल टू फाइंड कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये जो है कंपोजिशन है. सो हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन. केमिकल कंपोजिशन यानी कि किस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास प्रेजेंट है. इसके लिए हम क्या करते हैं, वी परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस. केमिकल एनालिसिस के लिए हम कोई भी लिविंग टिश्यू ले लेते हैं, चाहे वो कोई वेजिटेबल का पील हो या कोई पीस ऑफ लिवर हो, मीन्स दैट कैन बी फ्रॉम द प्लांट सोर्स और दैट कैन बी फ्रॉम द एनिमल सोर्स. व्हाट इज़ डन, दैट लिविंग टिश्यू इज ग्राइंडेड इन अ एसिटिक सोल्यूशन. कौन सा एसिटिक, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड सोल्यूशन है. उसके अंदर उस लिविंग टिश्यू को डाल करके उसको मोर्टर एंड पेस्टल जिसमें हम ग्राइंड करते हैं उसे हम बोलते हैं मोर्टर एंड पेस्टल. उसे मोर्टर और पेस्टल में ग्राइंड करेंगे एंड वी विल बी ऑब्टेन अ थिक स्लरी. हमें जो है एक थिक स्लरी मिलेगी, यानी कि एक, क्योंकि लिक्विड हमने क्या लिया है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, उसमें हमने टिश्यू को ग्राइंड कर दिया है. अब उस स्लरी को अगर हम स्ट्रेन करते हैं, छान लेते हैं एक कॉटन क्लोथ से या चीज़ क्लोथ से, तो हमें 2 फ्रैक्शंस मिलेंगे. एक वो फ्रैक्शन जो एसिड के अंदर सोल्यूबल है एंड दैट इज़ कॉल्ड एज, जिसे हम फिल्ट्रेट या फिर एसिड सोल्यूबल पूल कहेंगे, एंड द अदर वन जो कि रेटेनेट है और इनसोल्यूबल है. यानी अगर उसको हम छानते हैं, कपड़े के ऊपर जो सब्सटेंस रह जाता है दैट इज़ इनसोल्यूबल फ्रैक्शन एंड विच इज़ प्रेजेंट इन द यूटेंसिल और इन द, जिसमें हमने उसको कलेक्ट किया है, वो दैट इज़ कॉल्ड एज एसिड सोल्यूबल एंड और दैट मे बी कॉल्ड एज फिल्ट्रेट. तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ें मिली, एक रेटेनेट और एक फिल्ट्रेट. जो हमें एसिड में घुला हुआ मिला दैट इज़ फिल्ट्रेट, विच इज़ इनसोल्यूबल इन एसिड दैट इज़ कॉल्ड एज रेटेनेट. और उसके बाद जब इसकी फर्दर एनालिसिस की जाती है एसिड सोल्यूबल पूल की, तो हमें थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो उस एसिड सोल्यूबल पूल के अंदर हम फाइंड करते हैं. नाउ
Here is a list also, and how we will be separating all these organic compounds which are present in the acid soluble pool. अब acid soluble pool हमारे पास आ गया, उसमें घुली हुई सारी वो जो acid के अंदर dissolve हो गई वो सब substances हैं, लेकिन उन सब substances को भी हम कैसे separate करते हैं, ये हमारा higher classes का syllabus है. अब इसके लिए क्या करेंगे, different techniques हम अडॉप्ट कर लेते हैं सेपरेशन के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के लिए. एंड उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन इज़ डन. एनालिटिकल टेक्निक में व्हेन अप्लाइड टू अ कंपाउंड गिव अस एन आइडिया ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी जब हम सेपरेट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तो वहाँ से हमें जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हम डिराइव करेंगे उससे हमें उन सब्सटेंसेस का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मिल जाएगा और उससे हम उनका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं. ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यूज. Now biomolecules, bio means living organisms, and life, bio means life, living organisms, and molecules means whatever the substances, chemicals present in the body. So all the carbon compounds that we get from living tissues में जो भी carbon compounds हैं they are called as biomolecules. लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास दे हैव इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ऑल्सो. सो हाउ कैन वी डिराइव दैट दीज आर ऑर्गेनिक एंड दीज आर इनऑर्गेनिक. अ स्लाइट डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज़ टू बी डन. यहाँ पर हम फिर और एक्सट्रैक्शन करेंगे और डिस्ट्रक्टिव मतलब उसको सेपरेट करेंगे. वन वे इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू. अगर हम कोई सपोज वी हैव टेकन स्पिनच, हमने कोई ग्रीन साग या कोई पालक लिया और हमने उसको वे किया है, ठीक है, चाहे वो कोई लीफ ले लिया या वेदर वी हैव टेकन अ लीवर. एंड उसके बाद जब हम उसको ड्राई करते हैं तो उसका जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है. एंड अगेन व्हेन वी वे इट बिकॉज द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड, अब जो वेट रह गया है दैट इज़ कॉल्ड एज ड्राई वेट. Now when that tissue or the piece of the leaf is burnt which has been dried because of the evaporation, जब उसे हम बर्न करते हैं वॉट एवर वी आर गेटिंग ऑल दीज जो कार्बन कंपाउंड्स हैं जो ऑक्सीडाइज्ड हो गए दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर और वो रिमूव हो गए हैं. जो अब ड्राई कंपाउंड हमें मिला दैट इज़ कॉल्ड एज ऐश. यानी हमने किसी भी वेजिटेबल को या किसी भी एनिमल टिश्यू को लिया, हमने उसे ड्राई किया, वाटर इवेपोरेट हो गया, वॉट एवर द वेट इज़ नाउ दैट इज़ कॉल्ड एज ड्राई वेट. जब उसे हम बर्न करते हैं क्या होगा, जो गैशियस सब्सटेंसेस हैं वो फिर क्या होंगे, दे विल एस्केप इनटू द इन्वायरमेंट एंड व्हाट इज़ लेफ्ट दैट इज़ कॉल्ड एज ऐश. दिस ऐश हैज़ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स like calcium, magnesium, then inorganic compounds like sulfate, phosphate, etc. they are present in the acid soluble fraction. यानी यह हम क्या देख रहे हैं, अगर हम मोर्टर एंड पेस्टल में ग्राइंड करते हैं कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमें उस एसिड के अंदर भी डिज़ोल्व फॉर्म में मिल जाते हैं. एंड एग्जांपल इज़ सल्फेट एंड फॉस्फेट एट्सेट्रा. और अगर हम ड्राई करके बर्न करते हैं उस ऐश के पास भी कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. यानी जब हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं लिविंग टिश्यूज़ की तो वो जो हमें मिलते हैं एलिमेंट्स दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन एट्सेट्रा. वाइल एनालिसिस फॉर कंपाउंड्स, इन देखिए एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, अगर हम एलिमेंट्स की एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन एट्सेट्रा. जब हम कंपाउंड्स की एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिविंग टिश्यूज़ में मिल जाते हैं. अब हम केमिस्ट्री से जब बायोलॉजी को कोरिलेट करते हैं what we are able to see that we find different types of substances and they have different functional groups, and depending upon their functional groups they may be called as aldehydes, ketones, aromatic compounds etc. लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो हम उनकी स्मॉलर यूनिट्स की बात करेंगे. मीन्स कि वहाँ हम क्या कहेंगे कि दे कंटेन्स अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड बेसिस और फैटी एसिड्स एट्सेट्रा. So we have studied that what are biomolecules, whatever the carbon compounds present in the body of living organisms they are called as biomolecules. अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं कि
जो एलिमेंट्स हैं दे आर प्रेजेंट इन नॉन लिविंग ऑल्सो एंड लिविंग मैटर ऑल्सो। और जब हम कंपेयर करते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर को, एज इट इज शोन हेयर इन द टेबल ऑल्सो, कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर, दिस इज द टेबल, दीज आर डिफरेंट एलिमेंट्स शोन। परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट, ह्यूमन बॉडी, अर्थ क्रस्ट यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बॉडी मीन्स लिविंग। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन, it is 0.14% in earth crust but it is 0.5 in human body. Carbon 0.03 but in human body it is 18.5. Oxygen it is 46.6 in on earth crust but it is in human body it is 65.0 यानी 65%. Sulfur, nitrogen is very little in earth crust because it is present in the gaseous form in the atmosphere, और human body में it is 3.3%. Sulfur in earth crust 0.03 and in human body it is 0.3. Sodium on earth crust 2.8, in human body 0.2. Calcium 3.6 on earth crust, 1.5 in human body. So these are the percentage of different elements present on the earth crust and in human body. Next table is list of representative inorganic constituents of living tissues. First table में हमने किसके बारे में पढ़ा है, elements के बारे में, and this is the table which is showing the components and their formulas which are present in the living tissues. Inorganic constituents: sodium, potassium, calcium, magnesium, water, and these are the various compounds which are present in the living tissues in the form of inorganic constituents. Now, as we have studied that in biology we will be classifying them into different elements and compounds, and we will be studying them in the form of amino acids, nucleotides, bases and fatty acids. जबकि केमिस्ट्री में हम कैसे पढ़ते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस को उनके फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करते हुए, फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स एटसेट्रा. सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट अमीनो एसिड्स. यस, व्हाट आर अमीनो एसिड्स? अमीनो एसिड्स आर द सिंपलर और द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये, मिलकर के ये अमीनो एसिड्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं. और अगर हम अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, देन अमीनो एसिड जो है इट कंटेन्स एन अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप as substituent on the same carbon, that is alpha carbon, and that's why they are called as alpha amino acids. So let us have a look on the structure of amino acids. Yes, these are the different types of amino acids present in the living tissues. And if we talk about the structures, first of all let us talk about the glycine. This is glycine, which is a type of amino acid. See, what we are seeing here, it is an organic compound, it has an amino group, then this is the amino group, then it has an acidic group, this is the acidic group, and this is the carbon C. then it is because all these four constituents, अगर हम इनके constituents की बात करते हैं, then all these four constituents, these are the four constituents, this, second, third and fourth, all these four constituents are arranged with this same carbon, so it is known as alpha carbon, and these amino acids are known as alpha amino acids. and हमने क्या पढ़ा कि इस कार्बन के साथ में क्या प्रेजेंट है, इट कंटेन्स एन अमीनो ग्रुप NH2, it is the amino group. Then it has an acidic group which is COOH, and that's why they are called as alpha amino acids, and they are substituted methanes also. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वैलेंसी जो है कार्बन की, 4 सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, 4 वैलेंसी पोजीशंस को इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है. क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, इट इज सेटिस्फाइंग 1 वैलेंसी, देन कार्बोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट COOH, and then amino group and a variable group C. This H which is shown in the box, इसे हम बोलते हैं variable group,
and depending upon the type of this variable group, different amino acids, there are different types of amino acids. यानी हम क्या देख रहे हैं, this COOH is same in all three, H is present in all the threes, NH2 is also present in all the threes, but what is the difference? एक जगह पर it is written as H, in the second it is written as CH3, and in the third it is written as CH2OH. Means this is the variable group which is changing, and according to that different types of amino acids are named. If it is H, then it is glycine. If it is CH3, it is known as alanine, and if it is CH2OH, then it is called as serine. So based on the nature of R group, there are different or many amino acids. अगर अब हम बात करें, हमने पढ़ा कि अमीनो एसिड्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं. सो दोज विच अकर इन प्रोटीन्स आर ओनली ऑफ 20 टाइप्स. यानी कि जो प्रोटीन्स बना रहे हैं कितने हैं, ये 20 टाइप्स के हैं यहाँ पर. एंड जो आर ग्रुप है ये क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है. इट मे बी H, it may be CH3, or it may be CH2OH. Now if we talk about the structural and physical properties of amino acids, yes, अगर हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीनो एसिड्स जो हैं, दे आर वेरी एसेंशियल फॉर द ऑफ द अमीनो कार्बोक्सिल एंड आर फंक्शनल ग्रुप. यानी किसी भी अमीनो एसिड की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको कौन डिटरमाइन कर रहा है, इनका अमीनो ग्रुप, इनका कार्बोक्सिल ग्रुप एंड इनका आर फंक्शनल ग्रुप. सो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स, यानी कितने अमीनो ग्रुप प्रेजेंट हैं, कितने कार्बोक्सिल ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो हैं उनको क्लासीफाई किया गया है. दे मे बी एसिडिक अमीनो एसिड, एग्जाम्पल इज ग्लूटामिक एसिड. दे मे बी बेसिक अमीनो एसिड, एग्जाम्पल इज लाइसिन. एंड दैट मे बी न्यूट्रल अमीनो एसिड एंड एग्जाम्पल इज वेलाइन. यानी कि अमीनो एसिड्स जो हैं वो 3 टाइप्स के हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. क्यों, किस तरह से इनको, किस बेस पे इनको क्लासीफाई किया गया है, डिपेंडिंग अपॉन कि इनके पास जो हैं अमीनो ग्रुप कितने हैं और कार्बोक्सिल ग्रुप कितने हैं. Similarly, there are aromatic amino acids also, and aromatic amino acids example is triosine, phenylalanine and tryptophan. You have to learn these. In the exam question may come, name the different aromatic amino acids, then you have to name them, or what are the types of different amino acids and classify them. So acidic, basic and neutral, and you will write one example of each. A particular property of amino acid is that they have the ionizable nature, and